कभी कभी जिंदगी के सफ़र में हम थक कर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमसे और नहीं होगा, मगर ऐसे में ऊपर वाला आपको देख रहा होता है। वो आपके सामने या तो किसी को भेज देता है, या कोई ऐसा सीन दिखा देता है, या फिर ऐसा कुछ पढ़ने और सुनने को मिल जाता है कि हम मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और एक स्पार्क आ जाता है हमारे अंदर। क्या आप लाइफ के बारे में और जानना चाहते हैं? क्या आप दूसरों के एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि बेहतर इंसान कैसे बने? देखिए, लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कुछ दिन मुश्किल भरे लगते हैं और कुछ स्पेशल लगते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है, लेकिन ज़िंदगी की अनसर्टेनिटी में खूबसूरती ढूंढने का नाम ही है ज़िंदगी। यह समरी आपको अपना ओवरऑल कैरेक्टर, पर्सनैलिटी और लाइफ को लेकर एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करेगी। ऐसे लोगों की कहानियाँ आपको इंस्पायर करेगी जो चैलेंजेस से बाहर निकले और जिन्होंने एक मीनिंगफुल लाइफ जी। आइए शुरू करते हैं इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, अ सिंपल जेस्चर। मार्क हाई स्कूल में है और 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। एक बार घर जाते वक्त उसने अपने सामने एक लड़के को गिरते हुए देखा। उस लड़के के हाथ में कई चीज़ें थी जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर पड़ा। उसकी किताबें, कपड़े, टेप रिकॉर्डर, बेसबॉल ग्लव्स और हैट सब सड़क पर गिर गए थे। मार्क ने तुरंत उन चीज़ों को उठाने में उस लड़के की हेल्प की। मार्क ने नोटिस किया कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो उसने उस लड़के को हेल्प ऑफर की। वॉक करते वक्त दोनों के बीच में बातें होने लगी। तब मार्क को पता चला कि उस लड़के का नाम बिल था। बिल को बेसबॉल और हिस्ट्री बहुत पसंद थी। उसे फ्री टाइम में वीडियो गेम्स खेलना भी अच्छा लगता था। बिल ने मार्क को अपनी लाइफ में फ़िलहाल चल रही प्रॉब्लम के बारे में भी बताया। उसने बताया कि उसे स्कूल में और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मार्क ने शांति के साथ बिल की बात सुनी और उसे एडवाइस दी। दोनों पहले बिल के घर पहुंचे। बिल ने मार्क से अंदर आकर कुछ और टाइम गुजारने को कहा। मार्क ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ने पूरी दोपहर को पीते, गप्पे मारते और टेलीविज़न देखते हुए बिताया। उस दिन के बाद मार्क और बिल पक्के दोस्त बन गए। दोनों कई बार साथ में लंच किया करते थे और खूब बातें भी करते थे। जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मार्क और बिल ने सेम हाई स्कूल ज्वाइन भी किया। दोनों कई सालों तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। ग्रेजुएशन डे से पहले बिल मार्क के साथ कुछ शेयर करना चाहता था। उसने उससे पूछा कि क्या वो अकेले में बात कर सकते हैं, तो मार्क राजी हो गया। बिल ने मार्क से पूछा कि क्या वो दिन याद है जब वो पहली बार मिले थे। मार्क ने कहा कि हाँ, बिल्कुल। बिल बोला कि उस दिन मेरे हाथ में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें थी, क्योंकि मैं अपना लॉकर खाली करके सामान घर ले जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। उस दिन मैं घर जाकर सुसाइड करने वाला था। मैंने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। जब हमारी बात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी और जीना चाहता हूँ। तुमने मेरी चीज़ें उठाने में हेल्प नहीं की मार्क। तुमने मुझे दोबारा रोशनी देखने में हेल्प की थी। मुझ में नई उम्मीद जगाने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुमने मेरे लिए क्या किया है तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते इस चैप्टर के बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द हगिंग जज। ली शेपरो एक हगिंग जज यानी गले से लगाने वाले जज के तौर पर जाने जाते थे। कई यूएस के एक रिटायर्ड जज थे। ली का मानना था कि प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो सबको गले लगाया करते थे। उनकी कार पर एक बम्पर स्टिकर लगा था जिस पर लिखा था, मुझे बग मत करो, सिर्फ हग करो। मतलब मुझे परेशान मत करो, सिर्फ हग करो, गले लगाओ। कई साल पहले ली ने एक स्पेशल बॉक्स बनाया जिसका नाम था द हगर किट। उस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे लाल रंग के दिल थे जिन्हें वो लोगों को हग करने के बदले दिया करते थे। हर हार्ट पर लिखा था, अ हार्ट फॉर अ हग। ली एक हगर के तौर पर काफ़ी पॉपुलर हो गए। उन्हें अक्सर सेमिनार और कन्वेंशन में बोलने के लिए इनवाइट किया जाता था। वो सबको बिना किसी शर्त के प्यार करने की बात कहते थे। सैन फ्रांसिस्को में लोकल मीडिया ने ली को चैलेंज किया। उन्होंने कहा
कि ली की अगर सिर्फ उन्हीं लोगों पर काम करती है जो उनके कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। ये लोग उनके व्यू से सहमत थे, इसलिए वो उन्हें बदले में हक करते थे। मीडिया ने कहा ली का आइडिया असली दुनिया में अप्लाई नहीं होता और काम नहीं कर पाएगा। ली ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो इस बात के लिए तैयार हुए कि वह सैन फ्रांसिस्को की गलियों में टेलीविजन क्रू के साथ घूमेंगे और अनजान लोगों से उन्हें हक करने के लिए कहेंगे। सबसे पहले एक औरत के पास गए जो ग्रोसरी लेकर जा रही थी। उन्होंने कहा कि हेलो, मेरा नाम ली शापिरो हो और मैं हगिंग जज हूँ। क्या आप इस दिल के बदले मुझे हक करेंगी? उस औरत ने अपना जवाब दिया, बेशक। लेकिन टेलीविजन क्रू का कहना था कि ये तो बड़ा इजी है, क्योंकि उन्होंने ये एक आम इंसान से ऐसा पूछा था। तो इसके बाद ली ने एक पुलिस अफसर को देखा जिसकी एक कार ओनर के साथ बहस चल रही थी और वो सिर्फ पार्किंग टिकट दे रही थी। ली ने ऑफिसर के पास जाकर कहा कि ऐसा लगता है कि आपको अभी एक हग की सख्त जरूरत है। मेरा नाम ली शापिरो है, मैं एक हगिंग जज हूँ और आपको हग करना चाहता हूँ। उस पुलिस अफसर ने भी उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें हग किया। फिर टेलीविजन क्रू ने ली को एक लास्ट चैलेंज दिया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की एक बस ड्राइवर को हक करने को कहा, क्योंकि उसके बारे में माना जाता था कि वह हमेशा बड़े गुस्से में, चिढ़ा हुआ और इरिटेटेड रहता था। तो ली बस स्टॉप गए और बस में चढ़ गए। उन्होंने बस ड्राइवर से कहा, हेलो, मेरा नाम ली शापिरो है और मैं एक हगिंग जज हूँ। यह शायद दुनिया का सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है। मैं सबको हक कर रहा हूँ ताकि सबका दिन अच्छा जाए। क्या आपको भी एक हक चाहिए? बस ड्राइवर, जो एक दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी था, उसने कहा, क्यों नहीं। टोली और बस ड्राइवर ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर गुड बाय कहा। यह सब देखकर टेलीविजन क्रू बहुत हैरान था। प्रोग्राम के होस्ट ने कहा कि कमाल है, मानना पड़ेगा, मैं ये देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। एक दिन ली की फ्रेंड नैन्सी जॉन स्टोन ने उन्हें अपने साथ डिसेबल लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम चलने के लिए कहा। नैन्सी एक प्रोफेशनल क्लाउन यानी कि जोकर थी। उसने ली को एनकरेज किया कि वो अपना हगर किट साथ लाए और उन्हें पेशेंट से मिले जिन्हें पैरालिसिस था और दिन का अंत नज़दीक था, जो मेंटली स्वस्थ नहीं थे। ली और नैन्सी फैसिलिटी में पहुंचे। वे सभी के लिए बलून, पार्टी हंस पर स्नैक लेकर गए थे। डॉक्टर्स और नर्सेज ने उन्हें सारे पेशेंट के पास जाकर उन्हें हक करने में हेल्प की। बाद में वे लोग लास्ट वार्ड में पहुंचे। यहाँ पर सबसे बुरी कंडीशन वाले पेशेंट्स को रखा गया था। ली ने जब उनकी हालत देखी तो उनका मन भर आया, लेकिन वो और नैन्सी उन्हें थोड़ा प्यार देकर उनकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ लाना चाहते थे। उन्होंने हर पेशेंट को एक बलून, एक पार्टी हैट और एक लाल दिल वाले स्टिकर के साथ हग भी किया। अंत में सिर्फ एक पेशेंट बचा था जिसका नाम था लियोनार्ड। उसकी गर्दन के चारों ओर एक वाइट कलर का बिंग बंधा था, क्योंकि उसके मुंह से लगातार लार बहता रहता था। ली को चिंता थी कि वो लोग उसे ठीक से गले लगाकर उसे अच्छा फील नहीं करा पाएंगे। उसकी हालत से ऐसा लग रहा था कि लियोनार्ड बहुत तकलीफ में है। नैन्सी ने कहा कि उन्हें कम से कम ट्राई तो करना चाहिए, तो उसे लियोनार्ड के सर पर एक फनी सा हैट रखा और ली ने उसके बीट पर एक दिल लगा दिया। फिर उन्होंने लियोनार्ड को गले लगाने के लिए कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अचानक लियोनार्ड किसी मेमने की तरह मिमियाने लगा। बाकी पेशेंट ने भी जो आइटम के साथ हाथ में लगा उसे अलग अलग आवाज़ें निकाल कर शुरू कर दी। सारे डॉक्टर्स और नर्स दौड़ आए। ये क्या हो रहा है? ली ने पूछा। तो उन्होंने समझाया ये 23 सालों में पहली बार था जब उन्होंने लियोनार्ड को मुस्कुराते हुए देखा था। गले लगाने जितना मामूली जेस्चर उसकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव ले आया था। नेक्स्ट स्टोरी है माई डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ स्टीम। वर्जीनिया एक मोटिवेशनल स्पीकर है। एक कन्वेंशन में जब वो बोल रही थी तो 15 साल की एक लड़की ने उनसे पूछा कि वो फ्यूचर में सक्सेसफुल कैसे बन सकती हैं और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए वो खुद को कैसे ट्रेन कर सकती हैं। वर्जीनियन ने एक सिंपल स्टेटमेंट के साथ जवाब दिया, आई एम मी, यानी मैं हूँ। यह सुनकर ऑडियंस एकदम खामोश हो गए। तब उन्होंने अपने जवाब का मतलब समझाना शुरू किया। उन्होंने ऑडियंस को बताया कि वो सबसे पहले से ही अपना बेस्ट वर्जन है,
दुनिया में उनके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। उनके शब्द, थॉट्स और एक्शन उन्हें बाकी सबसे अलग बनाते हैं। हालांकि उनके अंदर दूसरों से कुछ मिलता जुलता भी होगा, लेकिन वो लोग बिल्कुल उनके जैसे नहीं हैं। वर्जीनिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप कैसा महसूस करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसा महसूस करना चुनते हैं। आपके द्वारा महसूस किया जाने वाला हर इमोशन, आपके द्वारा किया जाने वाला हर एक्शन और आपके द्वारा बोले गए हर शब्द की जिम्मेदारी आपकी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं या क्या कहते हैं। आपने वैसा ही बनना चुना है। यह सच है। आपकी उम्मीदें, आपके सपने और आपके डर सिर्फ आपके हैं। जो कुछ भी आप अचीव करते हैं वो सिर्फ आपका है। आपका मालिक कोई और नहीं बल्कि अब खुद है। अपने एक्शन और अपने आप पर सिर्फ आपका कंट्रोल है। आपके सिवा कोई और आपकी लाइफ कंट्रोल कर ही नहीं सकता। लास्ट में वर्जीनिया ने खुद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया। एक फुल फीलिंग लाइफ का फर्स्ट स्टेप है खुद से सेटिस्फाइड होना। वो अपनी बात खत्म करते हुए कहती हैं, अब जो है सो है और ये बिल्कुल ठीक है। द रूल्स फॉर बीइंग ह्यूमन। चेरी नाम की एक आम औरत ने एक इंसान होने के लिए 10 रूल लिखे हैं। फर्स्ट रूल है एक बॉडी का होना। चाहे आपकी बॉडी किसी भी शेप या फॉर्म में हो, सिर्फ आपकी है, जो आपको एक ही बार मिलती है। आपकी मर्जी है तो आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपको इसका कोई और रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता। सेकेंड रूल है लेसन सीखना। लाइफ की शुरुआत से लेकर इसके खत्म होने तक लाइफ आपको हर वो चीज़ सिखाती है जो आपके लिए जानना जरूरी है। गलतियां होना नॉर्मल है। सेकेंड रूल थर्ड रूल से कनेक्टेड है, जो गलतियां हैं। गलती एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लाइफ में पूरी तरह से बच नहीं सकते। अगर आप इसके बारे में सोचो तो गलती जैसी कोई चीज़ असल में है ही नहीं। आपकी गलतियां आपको बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए फेलियर को सक्सेस की पहली सीढ़ी की तरह माने। फोर्थ रूल है रेपुटेशन। इंसान हर वक्त दिमाग से काम नहीं लेता। कई बार वो अपने इमोशंस में भी आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो हम सेम गलती रिपीट करते चले जाते हैं। हर लेसन को तब तक रिपीट करो जब तक आप ये ना सीख जाओ कि उसे अवॉइड कैसे करना है। एक बार जब आप इस चैलेंज को पार कर लेंगे तो आप लाइफ के अगले पड़ाव की खुद बढ़ जाएंगे। जिंदगी हमें उम्र भर सिखाती है। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जिसका कोई अंत है ही नहीं। फिफ्थ रूल कहता है कि हमें यह बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि लाइफ में हमेशा आपके सामने कोई ना कोई लेसन आता रहेगा। जब तक आप जिंदा है आपके सामने अलग अलग चैलेंजेस और मौके आते रहेंगे। ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, बल्कि प्रेजेंट पर फोकस करना सीखो। सिक्स रूल है बात के बजाय अभी को अप्रिशिएट करना। आप एग्जैक्टली इस वक्त वहां हो जहां आपको होना चाहिए। सेवेंथ रूल दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में है। लोग एक दूसरे का आईना होते हैं। वो उस चीज का आईना है जो आप खुद में देखते हैं। अगर आपका अपने साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो आप दूसरों के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करना सीखेंगे। हर चीज आपके अंदर ही है। आठवां रूल है जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करो। आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। आप काबिल हैं और आपके पास रिसोर्सेस हैं। हर चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने रिसोर्सेस कैसे यूज करते हैं। खुद पर भरोसा रखो। आप ही वो अकेले इंसान है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और डिपेंड कर सकते हैं। नाइन्थ रूल है लाइफ जो लेसन आपके सामने रखती है उसे सीखना और लाइफ से जुड़े सवालों के जवाब खुद ढूंढना। लास्ट रूल है भूल जाना। इंसान की फितरत है भूल जाने की। इन सारे रूल्स को दोबारा याद करो और तब तक याद करते रहो जब तक कि आपको अपना लेसन याद नहीं हो जाता। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट यू आर इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट यू डू। बॉबी लुइस माइकल और कोट के पिता हैं। माइकल 3 साल का है जो बड़ा होकर लॉयर बनना चाहता है, जबकि कोट 7 साल का है और डॉक्टर बनना चाहता है। एक दिन दोपहर के समय अपने बेटों को गेम के लिए बाहर ले जाना चाहता। वो लोग एक गोल्फ पार्क में गए। वहां पहले उन्होंने एंट्रेंस पर टिकट लेनी थी। बॉबी टिकट स्टेशन पर गए और मेन इंचार्ज से पूछा, एक टिकट का कितना चार्ज है?
उस आदमी ने कहा, बड़ों और 6 साल से बड़े बच्चे का $3, 6 साल या उससे छोटी उम्र के बच्चे फ्री में जा सकते हैं। बॉबी ने अपने वॉलेट से $6 निकाले और काउंटर पर बैठे आदमी को दे दिए। उसने कहा, वेल, माइकल 3 साल का है और कोट 7 का है। ये रहे $6। वो आदमी हैरान परेशान था। उसने बॉबी से कहा, आप मुझसे झूठ बोल सकते थे कि बड़ा वाला 6 साल का है। मुझे क्या पता चलता? आपने एक्स्ट्रा $3 क्यों खर्च किए? बॉबी ने उसे ईमानदार होने का कारण बताया। उसने कहा, आपको पता नहीं चलता पर मेरे बेटों को पता चल जाता। यानी बॉबी उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। आपको लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। आपके एक्शंस इतने क्लियर होने चाहिए कि वो खुद सबके सामने आ जाए। अपने आसपास वालों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए और खासकर अपने बच्चों के लिए। आप जो करेंगे वो उसे ही कॉपी करेंगे। लेगेसी ऑफ लव। येल अपनी वाइफ और 2 बेटे एनी और जेसी के साथ रहते थे। एक दिन जेसी को आधी रात में बहुत जोर से पेट में दर्द उठा। येल और उनकी वाइफ ने जेसी से कहा कि वो सोने की कोशिश करे। पेट का दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उन्हें लगा कि यह नॉर्मल सा पेट दर्द है जो सुबह तक खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन रात में जेसी की नींद में ही मौत हो गई। बाद में उन्हें पता चला कि उसे गंभीर अपेंडिसाइटिस था। येल ने इस हादसे के लिए खुद को कसूरवार समझा और डिप्रेशन में चला गया। काश उसने जेसी की बात सुनी होती तो शायद वह जिंदा होती। जेसी की मौत के कुछ ही वक्त बाद वो और उसकी वाइफ अलग हो गए। येल के पास अब एनी ही रह गया था। येल अपने गम से उबरने के लिए शराब पीने लगा और धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई। कुछ सालों के बाद येल के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी प्रॉपर्टी और एसेट, सब कुछ। अपने हालात से बेहद दुखी होकर येल ने सुसाइड करने का मन बनाया और कुछ ही दिनों के बाद एक मोटर रूम में उसकी लाश मिली। फेमस ऑथर और स्पीकर बॉबी जी ने येल की स्टोरी सुनी। उनका मन गुस्से और दुख से भर गया। कोई लाइफ में बिना कुछ अचीव किए ऐसे कैसे अपनी जान ले सकता था? इस तरह से अपनी लाइफ को वेस्ट करने का कोई तुक नहीं बनता। जल्द ही बॉबी को येल के दूसरे बेटे एनी से मिलने का मौका मिला। वो बेहद काइंड और केयरिंग इंसान था। एनी की पर्सनैलिटी काफ़ी इम्प्रेसिव और अलग थी, कुछ ऐसी जैसे बॉबी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। बॉबी ने सोचा शायद एक शराबी पिता के साथ रहकर एनी रूड और घमंडी बन गया होगा। बॉबी कन्फ्यूज्ड थी कि एनी इस तरह क्यों बिहेव कर रहा था। इतने सदमे से गुजरने के बाद भी वो इतना काइंड और उदार कैसे हो सकता था? अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बॉबी ने एनी से उसका व्यवहार का सीक्रेट जानने का फैसला किया। बॉबी बोली, एनी, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेले नहीं संभाला था? एक शराबी होने के नाते क्या तुम्हें उनसे और इस दुनिया से नफरत नहीं होती? तुम अपने आसपास के लोगों के साथ इतने काइंड और उदार कैसे हो सकते हो? एनी ने जवाब दिया, मैंने अपने पिता को हमेशा एक प्यार करने वाले इंसान के रूप में देखा है। उन्होंने हमें एक बार भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो हमें प्यार नहीं करते। हालांकि उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हर रात वो मुझे गले लगाते और कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। बॉबी ये सुनकर दंग रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एल को कितना गलत समझा था। उन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद नहीं की। इस दुनिया को छोड़ने से पहले ही एल ने कुछ हासिल कर लिया था। वो एक अच्छे और प्यार करने वाले पिता थे, जिनकी परवरिश के कारण एनी एक अच्छा इंसान बन पाया था। नेक्स्ट स्टोरी है द हैंड। एक फर्स्ट ग्रेडर के यूनिक लेकिन मीनिंगफुल ड्राइंग की स्टोरी थैंक्स गिविंग डे के मौके पर एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। टीचर ने फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट को एक इमेज ड्रॉ करने को कहा था जो किसी ऐसी चीज़ का सिंबल हो जिसके प्रति वो ग्रेटफुल फील करते हैं। टीचर को लगा कि स्टूडेंट किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल फील नहीं करेंगे क्योंकि वो सब गरीब परिवार से थे। टीचर ने सोचा कि शायद स्टूडेंट्स टर्की या खूब सारे खाने की पिक्चर स्टॉक करेंगे, लेकिन वो उस वक्त हैरान रह गई जब उन्होंने डगलस नाम के लड़के की ड्राइंग देखी। उसने एक खुले हुए हाथ की एक सिंपल पिक्चर बनाई थी। पूरी क्लास ये सिंबल देखकर हैरान थी। ये किसका हो सकता था? एक बच्चे ने कहा कि यह जरूर भगवान का हाथ होगा जो हमें खाना देते हैं। दूसरे बच्चे ने कहा कि यह इंसान का हाथ है
क्योंकि वह टर्की को पालता है। कुछ टाइम बाद जब बच्चे अपने अपने काम में बिजी हो गए तो टीचर चुपके से डगलस की डेस्क पर गई और उससे पूछा, ये किसका हाथ है? तो डगलस ने जवाब दिया, ये आपका हाथ है टीचर। टीचर याद करने लगी कि कैसे वो अक्सर ब्रेक के दौरान डगलस का हाथ पकड़ती थी, जो एक दुबला पतला सा बच्चा था और हमेशा अकेला रहता था। आमतौर पर टीचर अपने बाकी स्टूडेंट्स का हाथ भी पकड़ती थी, लेकिन डगलस के लिए टीचर का ये एक्शन बहुत मायने रखता था। टीचर को एहसास हुआ कि थैंक्स गिविंग का मतलब सिर्फ मटेरियल चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना नहीं है, बल्कि कई और सिंपल चीज़ों के लिए भी है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। आई थिंक आई कैन। एक दिन 5 साल का लड़का रॉकी लाइंस अपनी माँ कैली के साथ एक ट्रक में अलाबामा से होते हुए गुजर रहा था। आगे की सीट पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई और उसने अपने पैर अपनी माँ की गोद में रख दिए। कैली ट्रक चला रही थी। उसने बड़ी सावधानी से ट्रक को एक ब्रिज की तरफ मोड़ पर ट्रक एक गड्ढे में से टकरा गया। इससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क किनारे फिसल गया। इस डर से कि कहीं ट्रक नीचे ना गिर पड़े, कैली ने क्लच पेडल दबाया और स्टीयरिंग व्हील को घुमाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन रॉकी का पैर स्टीयरिंग व्हील और उसके पैर के बीच फंस गया। कैली ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाई और ट्रक 20 फीट गहरी खाई में गिर पड़ा और रॉकी की नींद टूटी और उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ। कैली खून से तरबतर थी। उसका चेहरा गियर स्टिक से टकराया और उसे कई गहरी चोटें आई। उसकी एक हड्डी उसके हाथ से बाहर लटक रही थी और वो हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं रॉकी को एक खरोच भी नहीं आई थी। उसने अपनी माँ की मदद करने की कोशिश की। वो गाड़ी से बाहर निकला और अपनी माँ को खींचकर बाहर निकालने लगा। कैली के होश खोने को थे। उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे सोने दो, लेकिन रॉकी ने उसे सोने नहीं दिया। उसने अपनी माँ को ट्रक के मलबे से बाहर निकाला और रॉकी किसी को मदद के लिए ढूंढने जा रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे अकेले नहीं जाने दिया। रॉकी की माँ ने उसका सहारा लेकर ऊपर सड़क तक पहुंचने की कोशिश की। दोनों धीरे धीरे रेंगते हुए बढ़ रहे थे। कैली को इतना दर्द हो रहा था कि वो हार मानने वाली थी, लेकिन उसका बेटा उसे हिम्मत बंधा रहा था। रॉकी ने अपनी माँ को यह कहकर एनकरेज किया कि उधर लिटिल इन दैट गुड की इस कहानी में उस छोटे ट्रेन के बारे में सोचे। वो अपनी माँ को बार बार दिलासा दे रहा था, मुझे पता है माँ, तुम कर सकती हो, मुझे पता है तुम कर सकती हो। जल्द ही दोनों सड़क के किनारे पहुंच चुके थे। रॉकी उस वक्त रो पड़ा जब फाइनली उसने अपनी माँ का घायल चेहरा देखा। वो पास से गुजरने वाली गाड़ियों को आवाज देकर रोकने की कोशिश करता रहा और फाइनली एक ट्रक उनकी मदद के लिए रोका। न्यूज में रॉकी की बहादुरी के चर्चे हुए, लेकिन उसके लिए यह बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने वही किया था जो ऐसी सिचुएशन में किसी को करना चाहिए था। कैली बेहद शुक्रगुजार महसूस कर रही थी और अपने छोटे से बेटे पर उसे बहुत गर्व था। अगर वो उसे हिम्मत नहीं देता तो शायद वो जिंदा नहीं होती। द 333 स्टोरी। बॉब प्रॉक्टर टोरंटो में एक वीकेंड पर फोरम पर गए थे, जब वेरी नाम के एक शहर पर टोर्नेडो यानी कि बवंडर का कहर बरपा। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी और बड़ी संख्या में तबाही भी हुई। वापस घर की तरफ आते हुए वो वेरी गए और वहां उन्होंने टूटे हुए घर और गाड़ियां देखी। टेली मीडिया कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट वोव टेम्पल्टन ने भी शहर में हुई तबाही का मंजर देख लिया था। वो अपने रेडियो स्टेशन से लोगों की हेल्प करने के तरीके सोच रहे थे। दूसरे सेमिनार में बॉब टेम्पल्टन ने बॉब ट्रैक्टर को अप्रोच किया और वेरी में कई लोगों की हेल्प करने की इच्छा जताई। टेम्पल्टन ने टेलीमीडिया के एम्प्लॉयज को भी अपने ऑफिस में इकट्ठा कर लिया था। उन्होंने वहां एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर 3-3 लिखे। उन्होंने सबसे पूछा कि क्या वो सब सिर्फ 3 बिजनेस डे में 3 घंटे के अंदर $3 मिलियन इकट्ठा करना चाहेंगे। उनके सवाल के जवाब में सन्नाटा छा गया और लोग इस पॉसिबिलिटी से इनकार कर लगे। सबको लग रहा था कि टेम्पल्टन का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप करना चाहेंगे? ये नहीं पूछ रहा कि हम क्या कर सकते हैं या हमें ऐसा करना चाहिए। एम्प्लॉयज ने हाँ में जवाब दिया तो टेम्पल्टन ने उन 3-3 के नीचे एक टी लिखा। उन्होंने एक साइड पर लिखा हम क्यों नहीं कर सकते और दूसरी साइड पर लिखा हम कैसे कर सकते हैं।
टेम्पल्टन ने हम क्यों नहीं कर सकते साइट के नीचे एक बड़ा सा एक्स लिखा, ये डिक्लेयर करते हुए कि क्यों वो टास्क इम्पॉसिबल है। और हम कैसे करते हैं कि साइट पर उन्होंने वो सारे आइडियाज लिखे जो एम्प्लॉयज़ ने बताए थे। किसी ने सजेस्ट किया कि उन्हें पूरे कनाडा में एक रेडियो शो करना चाहिए, लेकिन इस बात का विरोध किया गया क्योंकि टेलीमीडिया के रेडियो स्टेशन सिर्फ एंटीरियो और क्यूबेक में थे। एक और एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया कि उन्हें एक शो करना चाहिए जिसमें हार्वेकर और लॉयड रॉबर्टसन एंकर बने। दोनों कैनेडियन टेलीविज़न के फेमस ब्रॉडकास्टर थे, लेकिन यह आइडिया भी पास नहीं हुआ क्योंकि दोनों टेलीविज़न पर्सनैलिटीज़ थी, रेडियो की नहीं। फ्राइडे को मीटिंग रखी गई। ट्यूसडे तक पेरिटोनियल 2 विक्टिम्स के लिए एक स्पेशल 3 घंटे का रेडियो प्रोग्राम रखा गया। टेम्पल्टन और उनकी टीम हार्वे और लाइड को शो पर लेकर आए। इस शो पूरे कनाडा के 50 अलग अलग रेडियो स्टेशन पर एयर किया गया और आखिरकार इस प्रोग्राम की वजह से पूरे देश से $3 मिलियन का डोनेशन कलेक्ट किया गया। ये स्टोरी यह साबित करती है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अगर आप क्यों नहीं कर सकते की बजाय आप कैसे कर सकते हैं पर फोकस करना सीख जाओ। नेक्स्ट चैप्टर है द मैन हु कुड नॉट रीड। जॉन कोरकोरन को डिसलेक्सिया था। जब वो छोटे थे तो उन्हें वर्ड्स के लेटर इधर से उधर भागते हुए नजर आते थे। स्कूल में वो चुपचाप बैठे रहते थे और उन्हें पता नहीं होता था कि वहाँ क्या चल रहा है। उन दिनों कोई नहीं जानता था कि डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसलिए जॉन को हमेशा स्टूपिड समझा जाता था। उनके टीचर्स उन्हें हमेशा पनिश किया करते थे क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं पाते थे। वो उन्हें मजबूर करते थे कि वो खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़कर सुनाए। जॉन खड़े खड़े उन वर्ड्स को घूरते रहते थे और अंत में उन्हें घुटन महसूस होने लगती थी। टीचर्स सुने हर साल क्लास में सबसे कम मार्क्स देकर पास किया करते थे। किसी के पास इतना पेशेंस नहीं था कि उनके पास बैठकर उन्हें लिखना पढ़ना सिखाते। हाई स्कूल में उन्होंने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकाला। जॉन ने बास्केटबॉल जॉन किया और MVP बन गए। वो प्रॉम किंग भी बने और अपनी क्लास के टॉप स्टूडेंट को भी डेट किया। जब वो ग्रेजुएट हुए तो उनकी माँ बड़ी एक्साइटेड थी। उन्होंने जॉन से पूछा कि अब वो कौन सा कॉलेज ज्वाइन करेंगे। जॉन कन्फ्यूज थे। उन्होंने कॉलेज के बारे में कभी सोचा नहीं था क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे। खैर, उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ की बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर ली। हर सेमेस्टर में जॉन अपने क्लासमेट से पूछते कि कौन से टीचर एसे के टेस्ट देते हैं। बेशक उन्होंने उन टीचर्स को चूज करने के बजाय उन टीचर्स की क्लासेज ली जो मल्टीपल चॉइस एग्जाम लेते थे। जॉन क्लास में नोट्स लेने का बहाना करते थे और अपने डोम में जाकर टेक्स्ट बुक पढ़ा करते ताकि उनके क्लासमेट्स को पता ना चले कि वो पढ़ नहीं सकते हैं। जॉन डेली चर्च भी जाते थे और प्रे करते थे कि उनकी डिग्री जल्द से कंप्लीट हो जाए। कुछ सालों बाद जॉन को अपना डिप्लोमा मिला। फाइनली वो स्कूल से ग्रेजुएट हुए। लेकिन अब क्या? जॉन को हर हालत में अपनी कमजोरी से लड़ना था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक टीचर बनेंगे। हर रोज वो अपने एक स्टूडेंट को क्लास में टेक्स्ट बुक पढ़ने को बोलते। इसके बाद जॉन मल्टीपल चॉइस एग्जाम चूज करते। वो पेपर पर एक फॉर्म रखकर जिस पर छेद बने होते थे इजीली आंसर्स चेक कर सकते थे। वीकेंड पर वो घंटों तक सीलिंग को घूरते रहते। वो काफ़ी डिप्रेस्ड फील करते थे। फिर जॉन की मुलाकात कैथी से हुई जो एक नर्स और स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी। जॉन ने कैथी को बताया कि वो पढ़ नहीं सकते। कैथी को लगा कि जॉन मजाक कर रहे हैं। उसने उन्हें सीरियसली नहीं लिया क्योंकि जॉन जैसा इंसान जो खुद टीचर है भला उसे पढ़ना कैसे नहीं आएगा। लेकिन कैथी को सच तब पता चला जब उसने देखा कि जॉन उनकी 2 साल की बेटी को स्टोरी तक पढ़कर नहीं सुना पा रहे थे। कैथी जॉन के सारे लेटर्स लिखने और पढ़ने लगी। उसने जॉन के लिए सारे फॉर्म्स भी भरे। इसके बाद 28 साल की उम्र में जॉन ने एक बैंक से $2500 का लोन लिया। वो एक दूसरा हाउस खरीद कर उसे रिनोवेट करके रेंट पर चढ़ाना चाहते थे। बाद में उन्होंने तीसरा घर खरीदा, उसे भी रेंट पर चढ़ा दिया। जॉन का रियल एस्टेट बिजनेस चल पड़ा और उन्हें अब एक सेक्रेटरी, एक लॉयर और एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ने लगी। कुछ महीनों बाद अकाउंटेंट ने उन्हें बताया कि वो अब एक मिलियनियर बन गए हैं। जॉन खुद पर हंस पड़े। उन्हें तो दरवाजे पर लिखा पुश और पुल का फर्क भी नहीं मालूम था। यहाँ तक कि वो लोगों का टॉयलेट से बाहर आने का वेट करते थे, ये देखने के लिए
कौन सा मर्दों का टॉयलेट है और कौन सा औरतों का। एक इंसान जो पढ़ नहीं सकता है वो भला मिलीनियर कैसे बना। हालांकि 1982 में जॉन को अपने बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगी। उनके सारे किरदार चले गए थे और इन्वेस्टर्स ने भी हाथ पीछे खींच लिए थे। हालांकि वो पढ़ नहीं सकते थे, पर फिर भी जॉन को कई मुकदमों के लेटर्स मिले। हर दिन वो बैंकर्स के पास जाकर गिड़गिड़ाते कि उन्हें थोड़ी मोहलत दे दे और उनके बैंक वर्कर्स को कंपनी में रहने दे। जॉन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अपने डेस्क पर रखे पेपर्स के ढेर में से एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रहे थे। उन्हें उस दिन के बारे में सोचकर डर लग रहा था जब जज उनसे कोर्ट में सवाल करेगा, हमें सच बताओ जॉन, क्या तुम पढ़ सकते हो। तो फाइनली 48 साल की उम्र में जॉन ने वो दो चीजें की जो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि वो कर पाएंगे। उन्होंने एक लास्ट लोन लेने के लिए अपने पुश्तैनी घर को सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखा। इसके बाद वो लाइब्रेरी गए और वहाँ की जो इंचार्ज थी उस औरत से ट्यूशन प्रोग्राम के बारे में बात की। जॉन ने उससे कहा कि मैं पढ़ लिख नहीं सकता और रोने लगे। जॉन की जिम्मेदारी 65 साल की दादी को सौंपी गई, जिन्होंने उन्हें बड़े सब्र के साथ पढ़ना सिखाया। एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने हर एक लेटर के साउंड से सीखने की शुरुआत की और 1 साल बाद जॉन फाइनली पढ़ना सीख गए। उनकी कंपनी भी रिकवर कर रही थी। जॉन को सैन डिएगो में एंटरप्रेन्योर की एक कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया गया और वहां उन्होंने सबके सामने अपना सीक्रेट बता दिया। उनके जैसे 200 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये सुनकर हैरान रह गए जब जॉन ने उन्हें बताया कि 1 साल पहले तक वो पढ़ भी नहीं सकते थे। बाद में उन्हें सैन डिएगो काउंसिल की लिटरेसी के बोर्ड के मेंबर के तौर पर चुना गया। जॉन ने अपनी स्पीच देने के लिए पूरे यूएस में ट्रेवल किया। वो कहते हैं कि हम अनपढ़ लोगों को दोष देने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें उन्हें लिखना पढ़ना सिखाना होगा। पढ़ लिख ना पाना भी एक तरह की गुलामी है। जॉन को जो भी बुक दिखती वो पढ़ने लगते, चाहे वो मैगजीन हो, पैम्फलेट या बिलबर्ड हो। वो बेहद खुश थे कि फाइनली उन्हें पढ़ना आ गया था और अब वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे थे। टेक अ मोमेंट टू रियली सी। एक फेमस कहावत है, स्टॉप एंड स्मेल द फ्लावर्स। इसका मतलब है कि अपनी बिजी लाइफ से कुछ टाइम निकालकर प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना। हम में से बहुत से लोग अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। हमारे माइंड में कई चीज़ें एक साथ चल रही होती है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करने देती। जेफरी भी ऐसे ही लोगों में से एक है। एक बार वो कैलिफोर्निया में मेन रोड के बीच ट्रैफिक में फंस गए थे, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे रुकने और फूलों की खुशबू लेकर को मजबूर कर दिया। जेफरी काफ़ी जल्दी में था और वो एक बिजनेस अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा था। ट्रैफिक में फंसे हुए वो उस प्रपोजल के बारे में सोच रहा था जो वो पोटेंशियल क्लाइंट को देने वाला था कि तभी वो एक बिजी चौराहे पर पहुंचा। जेफरी ने खुद से कहा कि अगर वो स्पॉटलाइट के ग्रीन होते ही सबसे तेज गाड़ी चलाकर आगे निकल जाए तो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। उसने खुद को रेडी करते हुए पैडल पर पैर रखा, लेकिन अचानक उसकी नज़र रेड क्रॉस करते हुए एक परिवार पर पड़ी। उस परिवार के दोनों बड़े लोग जो शायद उन बच्चों के माँ बाप थे, वे दोनों अंधे थे। दोनों ने एक हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से अपने बच्चों को पकड़े हुए थे और माँ छोटे बच्चों को अपनी छाती से चिपकाए हुए थी। जेफरी ने मन में सोचा, अंधा होना कितना दुखदाई है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वो पल उसके परिवार के लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि उन दोनों को बिना देखे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक बिजी चौराहे को सुरक्षित पार करना था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके चारों तरफ 8 लेन में गाड़ियां चल रही है, लेकिन वह एक पल बेमिसाल था क्योंकि हर कोई खामोशी से उन्हें देख रहा था। कुछ लेन में लाइट ग्रीन हो चुकी थी और गाड़ियां आगे जा सकती थी, पर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। जेफरी के साथ साथ और लोगों का ध्यान भी उसी परिवार पर था। कोई भी किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे कि आमतौर पर बिजी ट्रैफिक में होता है जब लोग एक दूसरे पर गुस्से से चिल्ला रहे होते हैं, रास्ते से हटो, जल्दी आगे बढ़ो। इसके बजाय लोग उनसे ये कह रहे थे, अपने राइट मोड़ो, हाँ बस थोड़ा सा। वो कपल भी लोगों के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने कदमों को संभालते हुए चल रहे थे। आखिरकार वो लोग रास्ते के दूसरी तरफ पहुंच गए। जेफरी और बाकी लोगों को यह देखकर काफ़ी राहत महसूस हुई कि वो चारों लोग सुरक्षित थे।
फिर वो लोग अपने रास्ते चले गए। जेफरी ने अपने राइट साइड वाले ड्राइवर पर नजर डाली और देखा कि वो भी ये सब देखकर काफी हैरान लग रहा था। उस वक्त उस चौराहे पर मौजूद हर इंसान बस यही चाहता था कि वो परिवार सही सलामत रास्ता पार कर ले। उस वाकये की वजह से जेफरी को अब ये याद रहता था कि उन्हें भी जिंदगी में बीच बीच में रुकना चाहिए और उस पल को जीना चाहिए। हर पल आपके जीवन में बदलाव लाने का एक मौका है। जेफरी ने इस बात को अप्रिशिएट करना सीखा कि वो देख सकता है। हम इस बात की कदर नहीं करते कि हम देख सकते हैं, क्योंकि हम कभी ना देख पाने के अंधेरे से नहीं गुजरे। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप देखे ना पाएं तो आप एक बिजी चौराहा कैसे पार करेंगे? तब से जेफरी ने जान लिया कि जो है वो सब इसी पल में है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो प्रेजेंट पर फोकस करे और अपनी एबिलिटीज को दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज करें। आज अभी जो पल चल रहा है उसे रियल में देखना सीखें। ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ अमेजिंग देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जीवन इतने आश्चर्यों से भरा है कि आपको कभी भी चकित कर सकता है। अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक जिन भी स्टोरीज को हमने पढ़ा सुना उन स्टोरीज की लर्निंग को हम यहाँ पर दोहराएंगे। तो फर्स्ट, आपने प्यार की ताकत के बारे में जाना। प्यार दिखाना, एक्सप्रेस करना और किसी को कुछ देना ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सेकंड, आपने सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस के बारे में जाना। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कोई और इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे बने रहें। गलती करना भी नॉर्मल बात है। लाइफ आपके सामने कई बार लेसन के रूप में चैलेंजेस खड़ा करेंगे। आपको उसे सीखने की जरूरत है। थर्ड, आपने पेरेंटिंग के बारे में जाना। ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि एक अच्छा पेरेंट कैसे बना जाए। एक इंसान होने के नाते आपसे गलतियां भी हो सकती है, लेकिन एक पेरेंट होने के नाते आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इस तरह आप सीख सकते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह के सिचुएशन को कैसे संभालना है। फोर्थ, आपने जाना कि लाइफ में आपको जो कुछ मिला है उसे लेकर थैंकफुल रहें, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। हम कई बार भूल जाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार आंखों से नजर नहीं आती, पर सिर्फ दिल से महसूस की जाती है। फिफ्थ, आपने कभी हार न मानने की इंपॉर्टेंट डिस्कवर की। लाइफ में कई बार हम ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसका कोई सोल्यूशन हमें नजर नहीं आता। हालांकि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपके माइंड में कोई गोल है तो आप आइडिया से इकट्ठा करके और एक्शन लेकर उसे अचीव कर सकते हैं। सिक्स्थ, अपने बार बार रिजेक्शन के बावजूद कभी ना हार मानने के जज्बे के बारे में सीखा। लाइफ में रुकावटें हमेशा आती रहेंगी, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। लास्ट में आपने यूनिवर्सल विजडम के बारे में जाना। दुनिया भर में लोगों में कई अलग अलग तरह के फ़र्क देखने को मिलते हैं। ये फ़र्क लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर और बिलीव्स के बेसिस पर हो सकते हैं। हालांकि काइंडनेस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर कोई समझता है। आपने ये भी जाना कि कैसे काइंडनेस का एक छोटा सा जेस्चर दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। सच्ची खुशी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने में नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की मदद करने और हमारे पास जो कुछ है उसे शेयर करने से मिलती है। ग्रेटफुल होना हैप्पीनेस का सीक्रेट है। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करें और उसकी कदर करें। कभी हार मत मानना। लाइफ में कई बार हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब उनसे बाहर निकलना हमें नामुमकिन सा लगता है। आप नाउम्मीद फील कर सकते हैं, पर अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं और चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करते हैं तो अंत में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बहरहाल इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। ये बुक समरी ऐसी स्टोरी से भरपूर है जो हमारी लाइफ को एक क्लियर गाइड डायरेक्शन देने की काबिलियत रखती है। हर स्टोरी हमें इंसान बनने के और करीब ले जाती है, अपने खुद के साथ जुड़ने के और करीब ले जाती है। किस स्टोरी ने आपकी आंखें नम की? किस स्टोरी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? किस स्टोरी की लर्निंग को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में उसका जिक्र जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।